अब मुझे जलेगा, बहुत तेज़ सर दर्द होगा मुझे। बच्चों जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आता है ब्रांच, एक ब्रांच बायोलॉजी की एक ब्रांच है जेनेटिक्स। कौन सी ब्रांच है? इसके अंतर्गत आता है ये। क्या होता है जेनेटिक्स? व्हाट इज जेनेटिक्स? हेरिडिटी या इनहेरिटेंस? हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या एक चीज़ें हैं या अलग अलग चीज़ें हैं? क्या अलग अलग हैं? खिचड़ी जैसा मत बोलो, एक क्लियर आवाज़ में दो जवाब। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, ये क्या होता है? हेरिडिटी। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? ठीक है। मतलब यह वह शाखा है बायोलॉजी की जिसमें हम डील करते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। किससे डील करते हैं? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस थ्रू विच द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। और ट्रांसफ़र होने के बाद बॉडी में, मतलब अगले जनरेशन में जाने के बाद जिस विधि से अब वो ऑक्यूपाई होगा यानी एग्जीक्यूट होगा, लागू होगा उस अगले बॉडी में, उसे बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ व्हाट? जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है, जो जिस विधि से ट्रांसफ़र होता है, उसी विधि को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। फाइन। वेरिएशन क्या होता है बच्चों? डिग्री ऑफ डिफरेंसेस between parents and offspring and among offsprings। एक तो माता पिता से जो बच्चे बनते हैं उससे जो अंतर आता है, एक पहला डिफरेंस। साथ साथ में उसी पीढ़ी के जो बच्चे बने हैं दो, उन आपस में भी डिफरेंस होता है। फाइन। तो जिस अमाउंट तक, जिस डिग्री तक डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं? वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अच्छा, मैंने एक शब्द लिखा है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है? व्हाट इज दैट जेनेटिक मटेरियल? कोर, क्रक्स क्या है? मतलब कोर क्या है? डीएनए के अंदर भी कुछ है। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट जीन। क्या होता है? जीन। तो बच्चों जो जीन होता है इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? व्हाट इज जीन? पार्ट ऑफ डीएनए। अच्छा, जीन पूरे डीएनए पे मान लो मौजूद है, तो जो जीन एक्सप्रेस कर पाएगा उसी की बात करेंगे या उसकी भी बात करेंगे जो एक्सप्रेस नहीं भी कर पाएगा? जो एक्सप्रेस कर पाएगा, जिसको हम एक्सॉन वाला पार्ट बोलते हैं। कौन सा पार्ट बोलते हैं? एक्सॉन पार्ट। यानी हम कह सकते हैं द फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द अपकमिंग जनरेशंस, उसी को क्या बोलते हैं? जीन। जैसे कि मान लीजिए एक ये डीएनए है, ठीक है, आपका एक मान लीजिए पार्ट बना है,
यहाँ भी जीन है, यहाँ भी जीन है, यहाँ भी जीन है, फाइन। बट अगले प्रोजेनी में जो एक्सप्रेस कर पा रहा है, जो फीचर्स दिख पा रहे हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कर पा रहा है, वो सिर्फ ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है। ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, भले कितना सुपीरियर जीन हो, इससे उड़ जाए बच्चा, सुपरमैन बन सकता हो, कुछ भी कर सकता हो, बट एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, सिर्फ कैरी करके रख रहा है। तो इस पार्ट को हम क्या जीन पोर्शन में काउंट करेंगे? नहीं करते हैं। जो फंक्शनल पार्ट होता है बच्चों डीएनए का, उसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। जो नॉन फंक्शनल होता है उसे बोलते हैं इंट्रॉन। क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है जहाँ का डीएनए ट्रांसक्रिप्ट एंड ट्रांसलेट होगा, वही है, मतलब जो डीएनए का टुकड़ा है उसी को बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। जब आगे कहानी हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे सेगमेंट कट करके ज्वाइन करना, ये सब आगे देखा जाएगा। फिलहाल इतना जान लीजिए, द फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन एज जीन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये शॉर्टकट में आप लिख लीजिएगा। ये कुछ लिख भी रहे हैं आप लोग? बोलेंगे नहीं, लिख दिए हैं हम, लिख लीजिए फटाफट फटाफट, बोलेंगे नहीं अलग से। फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसी को क्या बोलते हैं? जीन। बच्चों ये जीन कहाँ पाया जा रहा है? ये जीन कहाँ पाया जा रहा है? डीएनए में, यानी डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट है। फाइन। डीएनए क्या होता है? व्हाट इज डीएनए? तो जीन क्या था? क्रोमोसोम क्या होगा? नहीं, सही बोल रहा है, बोलने दो, एटलीस्ट उसे एक्सप्रेस करने दो, सही तो बोल रहा है। डीएनए। और ये और क्रोमोसोम? आपका बैग आपका क्रोमोसोम है, आपकी किताबें आपके डीएनए हैं, उस किताबों के पन्ने आपके जीन्स हैं, और उस पन्नों का अलग अलग रूप उसके एलील्स हैं। फाइन। खैर जीन्स और एलील्स आगे आएगा। अभी डीएनए के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, डीएनए क्या होता है। बहुत डीप में नहीं जाना, अगला चैप्टर पूरा डीएनए से ही भरा पड़ा होगा। डीएनए इतना खोल खोल के पढ़ना अगले चैप्टर में कि आप लोग कहोगे क्या है। इस चैप्टर में बेसिक जान लेते हैं डीएनए क्या। आप सब जानते होंगे डीएनए क्या है। क्या है बच्चों? डीएनए के लिए एक शब्द, आप एक शब्द यूज करना चाहें डीएनए? नहीं, स्पेसिफिक क्या है वो? केमिकली क्या है वो? वायरस किस चीज़ से बनता है? वायरस दो चीज़ से बना होता है। नहीं, उनको कहते क्या हैं? प्रोटीन तो कैप्सिड कैप्सोमियर हो गया ना। जेनेटिक मटेरियल को एक नाम दिया गया। जो डीएनए आरएनए केमिकल हैं, क्या नाम है इन केमिकल का? बायोमोलिक्यूल्स में आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है डीएनए। क्या है? डीएनए इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट फाउंड इन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किस फॉर्म में पाया जाता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ये लिख लीजिए, फिर मैं डीएनए पर आता हूँ। इसे इरेज करना है मुझे। एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किए बच्चों, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और जिनको कन्फ्यूज़न है डीएनए जीन्स के लोकेशन में, उनको भी हम थोड़ा सा भी देखेंगे, बेसिक से देखेंगे, क्योंकि ताकि रह ना जाए कोई भी कसर। शुरू से रहे तो शुरू से रहे। आप लोग बच्चों जो पीछे बैठे हो, आप 3 जन 4, कोशिश करिए यहाँ बैठिए। आपका इंटरेक्शन ज़्यादा आसानी से होगा मेरे से, बोर्ड से। आपको बहुत आँखों को जोर देना पड़ता होगा, कानों को जोर देना पड़ता होगा। काफ़ी छोटा है इसका ये बोर्ड। शुड आई इरेज? अब ऊपर का तो कर ही दे, ऊपर का तो हो ही गया होगा। अच्छा, जेनेटिक्स मैंने लिख दिया बच्चों। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? उनका नाम भी नहीं सही से नहीं बता रहे हैं आप लोग, 10th में पढ़ेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल। लिख लीजिएगा वही साइड पे जहाँ जेनेटिक्स लिखे हैं आप लोग, जेनेटिक्स डाले हैं वही उनका ऐसे करके लिख लीजिएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल।
for giving a very specific contribution to the genetics. Who is the modern father? Who is the modern father of genetics? हाँ जिन्होंने 1905 में, चूँकि मेंडल साहब के समय क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा नहीं गया था, ठीक है। वाल्डेयर ने 1868 में किया था क्रोमोसोम की डिस्कवरी, तब जाकर उसका अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखने जाने को मिला, तब जाके डीएनए मिला, जीन देखने को मिला। तो वो फैक्टर बोलते थे, वो ऐसा बोलते थे मेंडल कुछ तो है जो माता पिता से फैक्टर है, जो बच्चे में जा रहा है, जो ये सब चीज़ें कर रहा है, बट उस जीन का नाम नहीं ले पाए थे, फैक्टर को जीन नहीं बोल पाए थे। लेकिन डिस्कवरी होने के बाद से इन्होंने जीन टर्म यूज़ किया था, GENE जो होना ना, ये शब्द इन्होंने यूज़ किया था, जीन टर्म। फैक्टर पहले इसको बोलते हैं, मेंडल साहब इसको फैक्टर बोलते थे, फाइन। इन्होंने बोला इसको पहली बार जीन, इन्हें मॉडर्न फादर बोला जाता है ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। चलिए डीएनए पर आते हैं। Class, how many of you know about the full form of DNA? How many of you know about the full form of DNA? 1 2 3 4 हैं? ऐसा मत करो। कितने लोगों को डीएनए का फुल फॉर्म पता है? 5। अरे मुझे लगा 4 हाथ उठेगा जो नहीं जानते होंगे। उल्टा कर दिए रेशियो आप लोग। सिंपल है, याद करिए, थोड़ा सा याद करिए, सिंपल है। आरएनए का क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसमें से तीसरे नंबर पर से ऑक्सीजन उड़ जाता है, यानी डीऑक्सी, ऑक्सीजन को डी कर दो, रिमूव कर दो। जैसे टैन का आता है ना, D10 क्रीम, तो वैसे ही क्या कर दो, डीऑक्सी, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अरे भाई ये नाम से याद रटने की ज़रूरत नहीं है। Na यानी ये है न्यूक्लिक एसिड ही। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। राइबो शुगर का होता है, इसीलिए राइबो। ऑक्सीजन गायब होता है एक तीसरे नंबर पर, इसलिए डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और वो उसमें ऑक्सीजन होता है, इसीलिए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए है क्या भैया? बच्चा हमने बता दिया, ये राइबो एक न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसका देखा जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड देखा जाता है मोस्टली। डबल स्टैंडर्ड देखा जाता है मोस्टली। ऑल लिविंग बींग्स में पाया जाता है, फाउंड इन ऑल लिविंग बींग्स। सभी लिविंग बींग्स में पाया जाता है। कितने प्रकार के सेल होते हैं बच्चों? कितने प्रकार के लिविंग बींग्स होते हैं? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं बच्चों, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक होता है, मार्कर चल नहीं रहा आप लोग का, प्रोकैरियोटिक क्या होता है बच्चों? प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए पाया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गई, ठीक है, मोनेराज जो पढ़ते हैं हम लोग, इनमें पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, सॉरी, हाँ सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, गोल। हाँ वो ठीक है, वो तो प्रोकैरियोटिक है, इसलिए नाम ही वैसा है। ऐसे सर्कुलर सा पाया जाता है किसमें? सारे प्रोकैरियोटिक में, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। आपको माइकोप्लाज्मा याद ही होगा, PPLO स्मॉलेस्ट सेल याद होगा। इसमें लीनियर पाया जाता है, बहुत बार पूछा है नीट में। लीनियर पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? लीनियर मतलब क्या? जिस डीएनए के एंड्स ओपन हो, आपस में जुड़े नहीं, यानी ये एंड्स ओपन हो,
इंड्स ओपन हो, ऐसे हो, मतलब ये इंड और इंड आपस में जुड़े नहीं, लीनियर हो। फाइन। माइकोप्लाज्मा में कैसा पाया जाता है? लीनियर पाया जाता है। ये भी एक मोनेरा है लेकिन एक्सेप्शनिंग, ये भी एक प्रोकैरियोट है लेकिन अपवाद है इन प्रोकैरियोटिक में। फाइन। अब आते हैं यूकैरियोटिक में। यहाँ भी बच्चों डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है, यहाँ भी डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है। यहाँ मोस्टली लीनियर होता है, मोस्टली लीनियर होता है एक्सेप्ट। चलिए बताइए, यूकैरियोटिक सेल में वो कौन सा जीव है, वो कौन सा पार्ट है यूकैरियोटिक सेल में, वो कौन सा पार्ट है जो कभी प्रोकैरियोटिक था? वंस अपॉन अ टाइम देयर ग्रैंडफादर वेयर प्रोकैरियोटिक, नाउ दे बिकम द यूकैरियोटिक। आप लोग जी, अरे कहाँ जा रहे हैं? उसे सेल बोलिए मत, सेल बोल के सेल की बेइज्जती हो जाएगी। यूकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा होगा, यूकैरियोटिक सेल में वो कौन सा हिस्सा होता है जो कभी इंड सिम्बियोंट थ्योरी के थ्रू आ गया, यूकैरियोट बन गया, अदरवाइज वो प्रोकैरियोट सेल्फ एग्जिस्टिंग फ्री इंडिपेंडेंट और स्ट्रक्चर था। बोलिए बोलिए, अरे गलत ही ना होगा, इससे तो क्या होगा? राइबोसोम नहीं, और जी क्रोमेटिन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। वंस अपॉन अ टाइम दे आर सेल्फ रिलिएंट एंड दे आर फ्री इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, अ प्रोकैरियोटिक वन। उन्हें निगल लिया गया यूकैरियोटिक वन द्वारा और बाद में ऑर्गेनेलीज बने। वो पहले खुद एक जीव थे वो, समझे आप? तो उनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। किसके किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास एंड क्लोरोप्लास्ट के पास, तभी तो सेमी ऑटोनोमस कहलाते हैं। तब सोचिए वो कभी प्रोकैरियोटिक रहे होंगे तो उनका डीएनए कैसा होना चाहिए? सर्कुलर या लीनियर? कैसा होना चाहिए? फाइन, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बच्चों? चलिए, डीएनए का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया। डीएनए के बाद से कुछ चीज़ें हम और आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं। किस किस को पता है जीन का, डीएनए का, क्रोमोसोम का, क्रोमेटिन का, अंतर बंतर सब पता है, सब रेडी है, एकदम फिक्स है, फैक्ट्री क्लीन में है एकदम, मतलब कहीं डाउट नहीं आता इन सब भी। बेसिक है ना, मतलब अब आगे बढ़ेंगे, बार बार मैं बोलता जाऊँगा इन शब्दों को, तो ऐसा लगे कि आप लोग क्लियर रहे तब आगे बढ़ा जाए। नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा देख लिया जाए, थोड़ा रिवाइज कर लिया जाए, ठीक है? अच्छा है, यहाँ छूटा हुआ एक चीज़ छूटा हुआ है। लिविंग वंस में कभी कभी एक नौटंकी वाले हमारे महाराज भी तो हैं जो कभी पल भर में लिविंग बन जाते हैं, पल भर में नॉन लिविंग। वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स नहीं पढ़ेंगे, प्रियॉन्स में सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है। वायरस में बच्चों कैसा कैसा डीएनए पाया जा सकता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मोस्टली लीनियर होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसमें दोनों तरीके के पाए जा सकते हैं। वायरॉइड्स में आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया नहीं जाता है, छोड़िए। वायरॉइड्स में आरएनए पाया जाता है बस, ठीक है? वायरस जो कि कभी लिविंग की तरह काम करता है, कभी नहीं। जब लिविंग की तरह काम करेगा तो उसमें आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल, कोई एक ही देखने को मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, कोई एक ही, ठीक है? कोई एक ही देखने को मिल सकता है। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने क्लास 8 के टॉपिक से। सेल क्या था? सेल। आप सब जानते हो सेल तीन चीज़ों से मेन बना होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जिसे ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। अब चलिए एक छोटा सा सेल ले लेते हैं। सेल के अंदर है न्यूक्लियस, फाइन, दिस इज द सेल। सेल के अंदर क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। थोड़ा सा न्यूक्लियस को मैं थोड़ा सा ठीक ठाक बनाना चाहूँगा, देख लीजिए, यही बना देता हूँ।
ये है हमारा टिपिकल सा न्यूक्लियस, जिसमें 2 लेयर होती हैं, एक अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक अंदर का एक बाहर का, फाइन, जो प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है, तभी वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, फाइन। उनका जेनेटिक मटेरियल तभी तो नंगा पुंगा रहता है सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक में यही अंतर हो जाता है, प्रोकैरियोटिक में यही गायब रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्वेलप नहीं रहेगा, उनका जेनेटिक मटेरियल निकेट हो जाएगा। ये जो आपको बॉल सा दिख रहा है और ये जो बीच बीच में जगह दिख रही है, क्या बच्चों, न्यूक्लियर पोर। क्या है, न्यूक्लियर पोर। ये जो बीच में दिख रहा है गोल सा, क्या है, न्यूक्लियोलस। ये जो डॉट 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 जो दिख रहा है वो उसका प्लाज्म है, न्यूक्लियस का प्लाज्म क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है वो, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो लाल कलर का धागे नुमा फैला हुआ है, यहीं से कहानी, यही मेन पढ़ना है, बाकी सब भूल जाइएगा, अभी कुछ पढ़ना होना नहीं है। यही जो लाल कलर का धागा फैला हुआ है यही पढ़ना है। ये क्या है बच्चों, क्या है, क्रोमेटीन। क्या है, क्रोमेटीन। उसमें मैंने एक गोल गोल सा बिंदी बनाया हुआ है, जो पीछे साथ उनको विजिबल है कि नहीं, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। दिख रहा है अब, ये जो डॉट डॉट मैंने बनाया बच्चों, ये है हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियाइड उस न्यूक्लियस को बोलते हैं जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब रहता है, यानी प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्रोमेटीन। क्रोमेटीन किस पे लपेटा हुआ रहता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। पहली डेमो क्लास में मैंने समझाया था, धागा वाला एग्जाम्पल समझाया था। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्रोमेटीन पे। हम लोग जीन का पता लगाने चलें, जीन है कहाँ पे एक्चुअल में, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटीन। क्या है, क्रोमेटीन। ये जो क्रोमेटीन है बच्चों, ये क्रोमेटीन आपको ऐसा दिख रहा है, बट उसको थोड़ा और नज़दीक जाकर जूम करेंगे आप तो क्या दिखेगा, वो किस चीज़ का बना हुआ है, क्रोमेटीन खुद किस चीज़ का बना हुआ था, डीएनए रैप था हिस्टोन प्रोटीन पर। किस पे रैप था, देखिए ये रहा आपका डीएनए, ये डीएनए है बच्चों। ठीक है, डीएनए क्या है, ये डीएनए है। और जो लाल 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 मैंने बॉल्स बनाई है, ये हिस्टोन प्रोटीन ऐसी होती नहीं, होती ऐसी है, ऑक्टोमर होता है, 4 आगे 4 पीछे, बट वो इतना जूम करना नहीं हमको। क्या है बच्चों, हिस्टोन। इस हिस्टोन पर ये डीएनए खूब ज़्यादा रैप है, लपेटा हुआ है। क्योंकि बच्चे एक बात बताओ, हमने पहले बताया आप लोगों को, हमारी बॉडी का साइज़ उतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा डीएनए की लेंथ होती है, अप्रॉक्स 2.2 मीटर लगभग। यानी कि एक डीएनए, हमारे हर सेल में डीएनए है, और एक डीएनए की लंबाई है 2.2 मीटर के अप्रॉक्स। हमारी बॉडी 2 मीटर की नहीं होगी, तो हर सेल में इतना बड़ा बड़ा डीएनए एकोमोडेट करना मुश्किल होगा, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड पे रखा जाता है। ठीक है, और हिस्टोन वो स्ट्रक्चर है जिस पे क्वाइल करके रखा जाता है। ठीक है, इस पे रखा जाता है, ये क्वाइल हो गया। और जब ये डीएनए ऐसा क्वाइलिंग से कई सारा स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है, ऐसा कंडेंस यानी इकट्ठा हो रहा है ना, डीएनए हमने जूम किया था तो ऐसा दिखने लगा। इस जूम को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, इस जूम को हटा रहे हैं तो दिख रहा है कि हिस्टोन पर लपेटा हुआ है ये, और ये स्ट्रक्चर बन जाता है आपका क्रोमेटीन। क्या बनता है, क्रोमेटीन। क्या बनता है, क्रोमेटीन। ये क्रोमेटीन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, जब सेल को अपना डिवाइड करने का समय आता है, यही क्रोमेटीन और ज़्यादा कंडेंस होता है, और दब जाता है, और दब जाता है, बन जाता है क्या, क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स। क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। फाइन, यानी जब हम क्रोमोसोम को खोलेंगे, ऐसे क्रोमोसोम लिया, धागा उधार दिया इसका,
जैसे हमने धागा उधाड़ा, हमें क्या मिला पहले? क्रोमेटिन। फिर क्रोमेटिन को और उधाड़ दिया हमने, क्या मिला? डीएनए। डीएनए को और फैला देंगे हम, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा? जीन्स। क्या मिल जाएगा? जीन्स। तो ये बेसिक चीज़ क्लियर है, कौन किसके अंदर मौजूद है। अगर आपको सीक्वेंस अरेंज करने को दे दे तो आप बता देंगे कौन किस में है। देखिए, सबसे जो हमारा बेसिक इनहेरिटेड यूनिट है जो जा रहा है जेनेटिक मटेरियल, वो है जीन। क्या होना है? जीन। जीन है। जीन किस में मौजूद है? जीन किस में मौजूद है? डीएनए में। डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिल गया, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब मिल गया तो क्या बना लिया? क्रोमेटिन। धागे नुमा स्ट्रक्चर जो मस्त फ्री पड़ा रहता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जब घर पे रहते हैं, फैले रहते हैं, फंक्शन में जाते हैं, सच संवर जाते हैं। डिवीजन के टाइम सच संवर जाएगा वो, ठीक है। क्रोमेटिन है। जब डिवीजन की बारी आई, सेल डिवाइड, यानी अब एम फेज आया। सेल साइकिल पढ़े आप लोगों ने? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। जब तक ये फेजेज चलेंगे क्रोमेटिन आपको दिखता रहेगा, ठीक है। जैसे ही यम फेज आएगा सेल साइकिल का, याद है ना वो, एम फेज, वैसे ही क्रोमेटिन क्या बना लेगा? क्रोमोजोम। अच्छा, ये क्रोमोजोम है ना, ये क्या है? ये क्या है? यानी हम कह सकते हैं, ऐसा समझिए थोड़ा सा। वैसे ये तो क्रोमोजोम अलग टॉपिक है, अभी चलते हम तो उस पर आते, बट आ गया सामने तो बता दें। इसमें क्या अंतर है? कौन एक क्रोमोजोम है, कौन दो क्रोमोजोम है? ये एक क्रोमोजोम है कि ये क्रोमोजोम ही नहीं है? ये क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम दोनों है? एक है, ये है। ये क्या है? कुछ नहीं है। फाइन, यहाँ समझिए, दोनों क्रोमोजोम्स हैं, दोनों के दोनों क्रोमोजोम्स हैं। बच्चा अंतर ये है, ये सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड, सिंगल क्रोमेटिड के साथ है, यहाँ उसी की एक कॉपी हो गई है, एक जीरोक्स बन गया है। जब तक ये बिंदी जो बीच में दिख रही है, ये बिंदी दिख रही है ना, इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? जब तक ये दूसरा नहीं होगा, ये दूसरा नहीं होगा, तब तक उससे जो आर्म अटैच होंगे वो सब एक ही क्रोमोजोम के हिस्से होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरे कलर का बना देता, अगर मैं दूसरे कलर का, अब मैं पूछता आपसे ये बताइए, तो आप कहते हैं सर यहाँ पे ये अलग क्रोमोजोम है, ये अलग क्रोमोजोम है, अलग अलग है, लेकिन अभी दोनों एक ही पे हैं, ठीक है। यहाँ कॉपी बन गया, इसी का कॉपी बन गया है, इसी का जीरोक्स बन गया है, ठीक है। इसी का क्या होता है? अरे भाई, बच्चा पैदा होता है, जैसे गैमेटोजेनेसिस जब बनती है, तो अब बताइए, हम मान लो कि मैं हूँ, मेरे प्रोजेनी आने वाली है, तो ऐसा तो है नहीं मेरी बॉडी काट के मेरा गैमेट फेंक देगी मेरे बच्चों में, उसका कॉपी बनाएगी, मेरा ओरिजिनल मेरे पास रखेगी, वो कॉपी आगे पास होगा। यही होता है आपके सेल साइकिल में, एक ओरिजिनल रहता है, उसकी एक कॉपी बनती है, वो कॉपी ट्रांसफ़र होता है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी क्रोमोजोम है लेकिन एक क्रोमेटिड के साथ, ये भी क्रोमोजोम है लेकिन दो क्रोमेटिड के साथ। गॉट इट? इसीलिए क्रोमोजोम की संख्या वही रह जाती है, डीएनए कंटेंट बढ़ जाता है सेल साइकिल में। क्रोमोजोम की संख्या वही रह जाएगी, एक ही, इसको भी एक गिना जाएगा, इसको भी एक गिना जाएगा, कंटेंट जो बढ़ेगा डीएनए का बढ़ जाएगा। तो क्रोमेटिड बना किससे है? देने से तो बना है क्रोमेटिड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? चलिए, जब क्रोमोजोम का टॉपिक आएगा तो इस पे आएंगे, वहाँ तक मत जाइए, वापस लौट आइए इस टॉपिक पर कि जीन्स जो होता है किस में पाया जाता है, एक्टिव सेगमेंट किसका है? डीएनए का। तेज बोलिए भाई, किसका है? डीएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलके क्या बनाता है? और क्रोमेटिन कंडेंस करके क्या बनाता है? यानी क्रोमोजोम आपका बस्ता, क्रोमेटिन आपकी किताबें, डीएनए उसकी पेजेस। चलिए, डीएनए उसके पेजेस, और पेजेस की लाइनें जो हो गई क्या है? जीन्स, ठीक है। समझ में आया? कितने डीप आप गए हैं?
तो यानी जीन को हमने यहाँ तक देखा, यही जीन ट्रांसफ़र हो रहा है, हम बोलते हैं डीएनए जाता है, क्रोमोसोम जाता है, लेकिन कैसे कौन जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, कौन किस पे सवार है, ये आपको दिख रहा होगा। फाइन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसमें किसी को डाउट नहीं है। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, आपका जीन हो गया, डीएनए हो गया, प्रोटीन हिस्टोन, क्रोमोसोम्स देख लेते हैं। हाँ क्रोमोसोम ही पढ़ लेते हैं पहले, मिटा दें इसको। नॉन होस्टिंग प्रोटीन बच्चा वो एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करता है इसमें लाइक ट्रांसमिशन में, बट वो उसकी सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, उसे बचाए रखता है, उसमें म्यूटेशन ना होने पाए, उसकी स्टेबिलिटी ना बिगड़ जाए, वो काम करता है नॉन होस्टिंग। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम की डिस्कवरी कब हुई थी बच्चों? लेप्रॉक्स 1868 में, एक बार डेट याद रख लीजिएगा, बाय वाल्डेयर। बाय किसके द्वारा हुई थी? वाल्डेयर के द्वारा हुई थी क्रोमोसोम की डिस्कवरी। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है, बस उसके ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। बच्चों जब इस अकेला रहता है, ऐसे रहता है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। फाइन, है ये भी क्रोमोसोम ही, फाइन, ऐसा नहीं कि इसके पास डीएनए और जेनेटिक मटेरियल नहीं है। दो आर्म होती है, एक शॉर्ट आर्म, एक लॉन्ग आर्म। ये है इसकी शॉर्ट आर्म, ये है इसकी लॉन्ग आर्म। फाइन, ये दोनों भुजाएं, दोनों आर्म एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई होती हैं। उस कॉमन पॉइंट का नाम है सेंट्रोमियर। क्या नाम बच्चों? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग चढ़ी हुई होती है। जब सेल डिवाइड करता है तो यहीं से खींचातानी शुरू होता है, स्पिंडल फाइबर यहीं आके जुड़ते हैं, एक प्रोटीन की कवरिंग चढ़ी हुई होती है। इतनी बड़ी नहीं, बट पीछे तक दिखाना, इसलिए मैं बहुत फैला के बनाया मैंने, ठीक है। एक प्रोटीन की कवरिंग, आप लोग इतना बड़ा मत बनाएगा, छोटा बनाएगा, उतना चौड़ा नहीं होता है वो, ठीक है, एकदम सटा हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए सेंट्रोमियर है, एकदम सटा हुआ रहता है एकदम से, ठीक है। इसका प्रोटीन का ये जो कोटिंग, प्रोटीन कवरिंग है, प्रोटीन कवरिंग है, इसका नाम है काइनेटोकोर। क्या नाम है? काइनेटोकोर। इसका उपयोग क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जब आपके सेल डिवीजन चल रहे होते हैं और आपके क्रोमोसोम ऐसे मेटाफेज पे आके अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे अरेंज होता है, तो ये काइनेटोकोर है। ये क्या है? काइनेटोकोर, जो प्रोटीन वाली लेयर है, यहीं पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। यहाँ से जो सेंट होता है ना, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं इसी पे आके अटैच होते हैं, और जब खींचते हैं तो इन्हीं को खींचते हैं, ठीक है, इन्हीं को खींचना शुरू करते हैं, काइनेटोकोर को। तो वो दूसरा पार्ट है, बट जान लीजिए वो क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या है। ये क्रोमैटिड है। क्या है बच्चों? क्रोमैटिड है। क्या है? क्रोमैटिड। इसी का एक कॉपी जब बन जाता है इसी के जैसा, जो आप लोगों को दिखता है, जिसको आप लोग क्रोमोसोम समझते हैं, बट वही बस क्रोमोसोम नहीं होता है। ठीक है, यही होता है सिस्टर। ये इसमें एक क्रोमैटिड था, एक कॉपी होकर क्रोमैटिड लग गया, यानी ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं।
क्योंकि एक ही कॉमन सेंट्रोमियर शेयर कर रही हैं, एक ही कॉमन सेंट्रोमियर शेयर कर रही हैं, इसलिए क्या कहते हैं इनको? सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। यहाँ एक क्रोमैटिड है तो एक ही क्रोमोसोम है, यहाँ एक क्रोमोसोम है बट 2 क्रोमैटिड हैं। जब तक सेंट्रोमियर सेम रहेगा क्रोमोसोम एक ही रहेगा, अलग नहीं कहलाएगा। फाइन। अब बच्चों क्रोमोसोम के टाइप होते हैं, मेटासेंट्रिक, टीलासेंट्रिक, वो सब यहाँ नहीं पढ़ेंगे। फाइन, वो अगले चैप्टर में, उसका कोई काम नहीं यहाँ पर है। ये बेसिक से समझ में आ गया आप लोगों को? ये समझ में आ गया ना क्रोमोसोम का बेसिक सा डाटा? जी, क्रोमोसोम एक ही होता है, क्रोमोसोम एक एक करके जाते हैं, तभी तो पेयर बनता है, एक माता की तरफ से एक पिता की तरफ से। नहीं, क्रोमैटिड नहीं रहता, क्रोमैटिड 2 रहते हैं। ऐसा एक माँ की तरफ से आएगा, जैसे मान लीजिए 23 पेयर बनता है ना, 46 बनता है ना, 46 अगर बनाना है आपको, 46 क्रोमोसोम अगर आएंगे एक बच्चे में, तो 23 जो आएंगे वो 23 पहले पिता की तरफ से रहेंगे, मतलब किसी तरफ भी हो सकते हैं, ऐसे, हाँ ऐसे 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 करके 23 रहेंगे, ठीक है, और ऐसे 23 रहेंगे। ठीक है, ऐसे तो जाके बनता है 46 क्रोमोसोम। समझ में? इन जोड़ों को जो एक साथ रहते हैं, वो आगे है अभी, उन्हें बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उसकी होमोलोगस शब्द जब मैं समझाऊं, उससे पहले कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम वाला पोर्शन हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उनको लिख लीजिए आप लोग, तब सही लगेगा। ये तो हो गया ना आप लोगों का? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, या उड़ गई, बाउंस कर गई? क्या हुआ बालिका, निद्रा आ रही है आपको? जीन का डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने? क्या होता है जीन? फंक्शनल यूनिट ऑफ फंक्शनल पोर्शन ऑफ द डीएनए। फाइन। एलील क्या होता है? एलील क्या होता है बच्चों? अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ वन जीन। जी, एलील को और कोई सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि एलील क्या है, जैसे एग्जांपल तौर पर? म्यूटेशन। सो क्या म्यूटेशन हमेशा होता है हर बार रिप्रोडक्शन में? क्या म्यूटेशन, हाँ या ना, म्यूटेशन हर बार होता है? आपको क्या लगता है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, वो तो ट्रेट होते हैं। चलिए ट्रेट, आपने ट्रेट अगर बोल दिया, ट्रेट से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कैरेक्टर? व्हाट इज़ कैरेक्टर? वो वाला नहीं कि जो डायलॉग में होता है, मेरे कैरेक्टर पे मत जाओ। व्हाट इज़ कैरेक्टर, वो बताइए विज्ञान की भाषा में। व्हाट इज़ कैरेक्टर? जी, फीचर, यानी ऐसा फीचर जो ऑब्जर्वेबल हो, यानी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैरेक्टर, उसको मिटा देते हैं। कह सकते हैं हम कैरेक्टर को जनरल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म।
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कलर, हाइट, शेप, ये सब क्या है? जनरल बातें हैं। फाइन, ये जनरली बोला जाता है। बट जब मैं ये बोलूं कि टॉल है कि ड्वार्फ है, ब्लू है कि ब्लैक है, राउंड है या रिंकल्ड है, यानी मैं स्पेसिफिक जा रहा हूँ, अब डिटेल में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बोलूँ इस क्लास में सबके पास एक हाइट है, जनरल बात हो गई, सबके पास कुछ न कुछ हाइट है, 5 फुट, 6 फुट, 5.5 फुट, जो भी हाइट है सबकी, एक जनरल हाइट है सबके पास। मैं बोलूँ ये टॉल हैं, ये डॉर्फ हैं, यानी मैंने अब एकदम स्पेसिफिक करना शुरू कर दिया, अब मैंने छांटना शुरू कर दिया उस हाइट में भी। तो यानी कैरेक्टर क्या हो गए? जनरल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होते हैं। और ट्रेट क्या होता है? व्हाट इज ट्रेट? जी, ट्रेट क्या होते हैं? स्पेसिफिक अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। जैसे कि अभी हाइट एक कैरेक्टर है, सॉरी, कलर एक कैरेक्टर है। कलर क्या है? एक कैरेक्टर है। कलर का ट्रेट क्या हो जाएगा? ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, कुछ भी, यानी ये सब हैं कलर, सारे कलर ही हैं। जनरली क्या है? सब कलर हैं। लेकिन जब मैं विशेष बातें बोलने लगा तो क्या हो गए? वो ट्रेट बन गए। क्या बन गए? ट्रेट। ऐसे ही जनरली जब हम जीन शब्द यूज़ करते हैं तो जीन कंट्रोल करता है, जैसे जीन रेफरेंस में देते हैं कैरेक्टर के। जैसे मैं बोलूँ कोई जीन है वो हाइट को कंट्रोल कर रहा है, फाइन, लेकिन ये जानना है कि वो जीन क्या हाइट कंट्रोल कर रहा है, टॉल को कि ड्वार्फ को, उसके लिए मुझे एलील देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? एलील। जैसे मैं कहूँ कि ये टी और टी जो हैं ये जीन्स हैं। क्या हैं? जीन्स हैं। क्या बच्चों? जीन्स। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा क्या कवर करता है। लेकिन जब मैं ये बता दूंगा कि मान लो टॉलनेस के लिए ये है और डॉर्फनेस के लिए ये है, ये क्या बन रहा है? दोनों टॉल, ये क्या बन रहे हैं? ड्वार्फ। ठीक है, तो ये दो कलर मतलब कि कंट्रास्टिंग जो बन रहे हैं और जो स्पेसिफिक हमको बता रहे हैं, हाइट तो दोनों बता रहे हैं, टॉल और ड्वार्फ हाइट दोनों बता रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक जाके बता रहे हैं। ये क्या होता है? एलील्स। क्या होते हैं? एलील्स। परेशान मत होइए, आगे जब आएंगे तो उसको हम फिर शुरू से जीन्स और एलील्स को स्टार्ट करेंगे। बट जैसे कि आप जनरली समझ लीजिए, जीन अगर एक आइसक्रीम है तो एलील उसके फ्लेवर्स हैं, वनीला, बटरस्कॉच, चोको, डीप फॉरेस्ट, जो भी होते हैं। यानी जीन अगर एक आइसक्रीम है तो उसके एलील्स क्या हो गए? फ्लेवर्स। क्या हो गए? फ्लेवर्स हो गए। सो अभी मैं उस पर आऊँगा, कल आऊँगा। अब जीन एलील मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि आप लोग अब बोर्डम फील करेंगे, ज़्यादा हो गया तो आपको निद्रा ना आए, इसलिए मैं इसको पॉज करता हूँ। आज के टॉपिक्स पर आते हैं जो आज आप लोगों ने पढ़ा। क्या क्या चीज़ें पढ़ा वो ठीक है, मैंने हम लोगों ने पढ़ा पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, जेनेटिक्स क्या होता है, फिर हमने इनहेरिटेंस का डेफिनेशन देखा, वेरिएशन का डेफिनेशन देखा, उनके फादर के बारे में जाना, कौन थे, डिटेल नहीं गए हम। फिर इसके बाद से बच्चों हम लोगों ने जीन का लोकेशन देखा, कहाँ पाया जाता है एक्चुअली में, सेल के अंदर कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर कहाँ, थोड़ा रिवाइज करिए, सेल के अंदर कहाँ, न्यूक्लियस अंदर कहाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसका कंडेंस पार्ट है? किसका क्रोमेटिन कंडेंस पार्ट है? खुद डीएनए रिस्टोन का। फाइन, क्रोमेटिन फिर कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? वाल्डेयर ने। क्रोमोसोम में दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, आर्म, छोटा ऊपर होता है, नीचे बड़ा होता है, एक कॉमन पॉइंट से जुड़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड कहला सकता है। क्या दो क्रोमेटिड दो क्रोमोसोम कहलाते हैं? एक ही क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ठीक है। फिर हम लोगों ने कैरेक्टर बोला। क्या बोला? कैरेक्टर। कैरेक्टर जनरल मॉर्फोलॉजिकल फीचर है। क्या है? जनरल मॉर्फ, जो हम आंखों से देख के बता देंगे। फाइन, लेकिन जब ट्रेट बताना होगा तो हम थोड़ा और डीप जाते हैं कि कैसा है ये। टॉल में मतलब हाइट है तो हाइट तो बोल रहे हैं, हाइट जनरल बात है। हाइट में कैसा, टॉल है कि ड्वार्फ, कलर कैसा, ब्लू है कि ब्लैक, समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा ट्रेट जब जाते हैं तो स्पेसिफिक खास विशेष बात करने लगते हैं। यही जीन और एलील के साथ भी होता है, कल उसको पढ़ा जाएगा।
थोड़ा एक क्लास और लगेगी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पर, फिर आएंगे हम लोग मेंडल के पास। ठीक है, डायरेक्ट जंप करना नहीं ठीक रहेगा। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आज की क्लास से? बोर हो गए आप लोग? थोड़ा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ तेज, क्योंकि मेरे टाइफाइड की वजह से गले में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अभी इसको बंद कर दीजिए।